सारी बातें खुले दिमाग से समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी और ये सिक्किस्तान जो वर्ड है ये आ कहाँ से रहा है। सिक्किस्तान जो पहला वर्ड स्टार्ट हुआ था वो अकाली दल को चीजें बुरी लगी थी, जो मोस्टली सिख लीडर्स थे उनको चीजें बुरी लगी थी जिन्ना की वजह से, क्योंकि जिन्ना के दिमाग में जब पाकिस्तान का पूरा सपना क्रिएट हो गया था ना, तो जिन्ना ने एक लाहौर रेजोल्यूशन टेबल पे रखा और उसमें उन्होंने बोला कि जो पंजाब है उसकी जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है, तो जो पंजाब का एरिया है वो मुस्लिम कंट्री के पास जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान के पास जाना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड रखी। यहाँ अकाली दल और सिख लीडर्स को बहुत गंदा बुरा लगा। उन्होंने बोला कि अगर पार्टीशन हो रहा है तो पार्टीशन फिर आप हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे कर रहे हो, अगर आप रिलीजन के बेसिस पे दो कंट्रीज डिवाइड कर रहे हो तो फिर हम तो सिख है, हमारा तो सिक्किस्तान होना चाहिए। यहाँ से इस वर्ड की शुरुआत होती है। एक चीज बड़ी सिंपल सी यार समझने वाली कि ये चीज़ तो श्योर हो गई थी जब 1930 1920 का टाइम आया था कि अब जो आने वाला टाइम है वो एम्पायर्स का टाइम नहीं है, वो टोटली मोनार्की का टाइम वो नहीं हो सकता है। अब जो टाइम आएगा वो डेमोक्रेसी का है, और डेमोक्रेसी में ये सभी को पता है कि हर इंसान की वैल्यू होती है, हर इंसान का एक वोट होता है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उस सिचुएशन में जो पंजाब के अंदर की सिचुएशन थी, उस सिनेरियो में पंजाब में एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहाँ पे सिखों की जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में हो, एक्सेप्ट लुधियाना। हालांकि लुधियाना में भी सिर्फ 41% ही सिखों की पॉपुलेशन थी, बट मेजोरिटी में थी। और ये चीज क्लियर कट दिखती भी थी क्योंकि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुआ करते थे, आजादी से पहले भी इलेक्शंस हुआ करते थे, उन इलेक्शंस में जो वर्ल्ड वॉर 1 था 1914-1918 के आसपास, वहां से लेके इंडिपेंडेंस तक यूनियनिस्ट पार्टी लगातार पंजाब में इलेक्शंस जीत रही थी। अब वहां दो और पॉलिटिकल पार्टी थी, एक तो शिरोमणि अकाली दल और दूसरी खालसा नेशनलिस्ट पार्टी। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन जो शिरोमणि अकाली दल है वो इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी है, सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस के बाद। लेकिन पंजाब में शिरोमणि अकाली दल अपने खुद की मेजोरिटी से कभी भी इलेक्शन जीत नहीं पाती थी। ये चीज समझना बड़ा मुश्किल नहीं है कि जब सिखों की पॉपुलेशन ही मेजोरिटी में नहीं थी तो चीजें थोड़ी सी हार्ड हो जाती थी। वहीं जो यूनियनिस्ट पार्टी थी जो बार बार गवर्नमेंट बना रही थी, वो पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती थी कि वो एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि जो उसके टॉप में जो लीडर्स थे वो मोस्टली मुस्लिम्स थे, हालांकि उसमें और भी लीडर्स थे जो सिख और हिंदू थे, तो उनको जो वोट बैंक था वो अच्छा खासा बड़ा वोट बैंक था। कभी वो खालसा नेशनलिस्ट पार्टी के अलायंस कर लिया, कभी मुस्लिम लीग से अलायंस कर लिया, तो कभी किसी और से अलायंस कर लिया। फाइनली जो गवर्नमेंट बनती थी वो यूनियनिस्ट पार्टी के ही मेजोरिटी सीट से ही बनती थी। अब ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस थे पंजाब के उस टाइम पे। लेकिन साथ में एक और चीज जानना इंपॉर्टेंट है, महाराजा ऑफ पटियाला। उस टाइम के महाराजा ऑफ पटियाला थे यादविंदर सिंह। इनफैक्ट जो सिक्किस्तान का जो प्रपोजल रखा गया था वो यादविंदर सिंह के ही थ्रू रखा गया था, जिसमें उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व की थी वो मोस्टली पंजाब की डिस्ट्रिक्ट थी और साथ में कुछ हिमाचल के एरियाज थे, लेकिन उसमें हरियाणा के एरियाज नहीं थे। अब देखो यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि शिरोमणि अकाली दल हो चाहे महाराजा ऑफ पटियाला हो यादविंदर सिंह, दोनों ही एक्चुअल में सिक्किस्तान या ऐसी किसी चीज की ज्यादा कोई खास मांग नहीं कर रहे थे और ना ही उन्हें चाहिए था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों ही बेसिस पे यार, एक तो जब पंजाब डिवाइड होगा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं चाहिए कि मैं छोटे से पॉलिटिकल एक पार्ट ऑफ लैंड पे रूल करूं, या फिर दूसरे सिनेरियो में भी जो सफरिंग्स झेलनी थी वो पंजाबियों को ही झेलनी थी। तो सिंपल सेंस में महाराजा ऑफ पटियाला यादविंदर सिंह और जो शिरोमणि अकाली दल था पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। और इनकी एक्सप्लेनेशन भी ये थी कि अगर पार्टीशन आप लोग कर रहे हो तो फिर हम सिक्किस्तान की बात भी करेंगे, और अगर आप पार्टीशन नहीं कर रहे हो तो हमें इंडिया के साथ रहने में जीरो प्रॉब्लम्स है। जो कांग्रेस लीडर है फॉर्मर सीएम ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो महाराजा ऑफ पटियाला की ही फैमिली से आते हैं। मैंने कई सारी खालिस्तान पे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखी है जहां पे वो एक्सप्लेन करते हैं खालिस्तान के बारे में, लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मिस कर देते हैं। उस टाइम के जो पॉलिटिकल सिनेरियोस थे ना वो कुछ इस तरह थे कि हर किंगडम बस सोच रहा था कि यार ऐसा ना हो कि हम गलती कर दें, मतलब हमें अपने किंगडम के लिए जो मिल सकता है, या फिर हम इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएं, या फिर हमें जो भी हम उठा सकते हैं ना दूसरे कंट्री से। जैसे अगर इंडिया हमें कोई लालच दे दे तो हम इंडिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे, अगर हमें पाकिस्तान कोई लालच दे दे तो हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया कि जो सिक्किस्तान का प्रपोजल था वो मोस्टली जिन्ना के रेसिस्टेंस में था, क्योंकि अब ये तो मोस्टली लोगों को पता ही है कि कांग्रेस जो है या नेहरू जो है वो फेवर में नहीं थे पार्टीशन के। तो जो मोस्टली वो सिक्किस्तान का टर्म था वो सिर्फ और सिर्फ जिन्ना के लिए अगेंस्ट रेसिस्टेंस में था, क्योंकि जो महाराजा ऑफ पटियाला या और प्रोविंस की पंजाब की सिचुएशन थी ना, वो अगर कंपेयर करी जाए और किंगडम्स की या प्रोविंसेस की तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि अच्छी थी। क्योंकि अगर आप किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर की बात करो, अगर आप भोपाल की बात करो, जोधपुर की बात करो या किसी और रीजन की बात करो, तो सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। और बहुत ही मेजर कंसर्न जो गवर्नमेंट का था या कांग्रेस का था वो था कि इन किंगडम्स को कैसे अपने साथ लेके आना है। कई जगह पे इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स भी यूज करी, जैसे हैदराबाद में फोर्स यूज करनी पड़ी, कई जगह डराना धमकाना भी पड़ा, ये सच्चाई है। जो भोपाल के नवाब थे वो पाकिस्तान के साथ अलायंस की बात कर रहे थे, जोधपुर के जो राजा थे वो ऑलरेडी जिन्ना के ऑफिस में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान के साथ अगर वो जुड़ जाए तो उन्हें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। हैदराबाद तो एक अलग ही सिचुएशन में था कि वो पोर्तुगीज से डील कर रहा था
ब्रिटिशर्स के थ्रू के गोवा वो खरीद लें या फिर लीज पे ले लें, उनके जो बिजनेस होते हैं उनको रन करने के लिए। केओस इतने बड़े स्केल पे था प्रोविंसेस का कि महाराजा ऑफ पटियाला तो बहुत ही इंडिया के काइंड ऑफ आप दोस्त मान सकते हो। महाराजा ऑफ पटियाला और पंजाब के किंगडम को इंडिया में मिलाना तो बहुत ही इजीएस्ट टास्क था, और इसके कई सारे प्रूफ हैं। महाराजा ऑफ पटियाला ऑलरेडी 1938 से लेकर 1960 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वो बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट थे, और एशियन गेम्स कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था जब इंडिया में एशियन गेम्स हुए। साथ ही महाराजा ऑफ पटियाला चांसलर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस भी थे। साथ ही जो महाराजा ऑफ पटियाला थे वो इनफैक्ट अपनी जो मीटिंग हुआ करती थी उसमें बाकी प्रोविंसेस को कन्विंस करा करते थे कि आप आसानी से इंडिया के साथ मिल जाइए और अपनी जो मदरलैंड है उसको ग्रो करने पे ध्यान दीजिए। पार्टीशन के बाद में पेप्सू क्रिएट हुआ और उसके राज प्रमुख बनाए गए महाराजा ऑफ पटियाला। पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो इस टाइम की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर हिंदू और सिख है ना, तो जो बंदा पंजाब में नहीं रहता या जिसे ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जो इंडिया के लोग थे, वो सच में ये डिफरेंस नहीं कर सकते थे कि कौन हिंदू है कौन सिख है और क्या ये अलग होते हैं या फिर ये एक ही रिलीजन है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी समझने वाली है कि जो डेमोक्रेसी आगे आ रही थी कि भाई पॉपुलेशन वाइज वोट होता है और वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस सिचुएशन में महाराजा ऑफ पटियाला और बाकी के जो सिख लीडर्स थे वो भी ये अच्छे से जानते थे कि अगर पंजाब का पार्टीशन नहीं हुआ होता किसी भी सिनेरियोज में, तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शंस में जीतते वो मोस्टली चांसेस थे कि मुस्लिम लीडर्स ही जीतते, क्योंकि सिखों की पॉपुलेशन हर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी में थी। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होता वो भी एक मुस्लिम बंदा ही होता, क्योंकि ऐसा ही होता आया था। यूनियनिस्ट पार्टी जो जीत रही थी, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 1 से लेके और इंडिपेंडेंस तक, उसके भी जो लीडर्स थे वो मोस्टली मुस्लिम्स ही थे। उनमें ही बीच में हयात खान भी रहते थे जो पंजाब के प्रोविंशियल इलेक्शंस में जीत के मुखिया बनते थे। पंजाब के पार्टीशन के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज हुए थे क्योंकि सिखों का माइग्रेशन हुआ था पंजाब के अंदर, और अब पंजाब में मेजोरिटी सिखों की धीरे धीरे क्रिएट होनी शुरू हुई थी। अगर पार्टीशन और माइग्रेशन नहीं हुआ होता तो सिखों की मेजोरिटी पंजाब में नहीं होती। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात का जिक्र करते हैं कि पंजाब एक कल्चर था और जो सिखिज्म थी वो एक पैन इंडिया चीज थी, मतलब पूरे इंडिया में सिखिज्म फैला हुआ था। और देखा जाए तो ये ट्रू भी था, क्योंकि ननकाना साहिब पाकिस्तान में, हजूर साहिब महाराष्ट्र में, पटना साहिब पटना में बिहार के, तो उस टाइम बड़ा ही वो कॉमन सेंस वाली चीज होती है ना, तो कॉमन सेंस के हिसाब से उस टाइम सिखिज्म वाज पैन इंडिया। पार्टीशन के बाद शुरू होता है पंजाबी सूबा मूवमेंट। अब यहाँ पे अकाली दल चाहती थी कि एक ऐसा पार्ट ऑफ लैंड होना चाहिए जहाँ जो सिर्फ पंजाबियों के लिए हो, और ये चीज थोड़ी सेंस भी करती है क्योंकि जो उस टाइम पे हरियाणा था, हिमाचल था, इन जगह पे पंजाबी नहीं बोली जाती थी। वहाँ पे हरियाणवी और हिंदी या फिर पहाड़ों में अलग ही डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, वो प्रिविलेंट थी। और फिर मैं वही वाली बात कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हो रही थी ये पंजाब के एंड पे बहुत ही फ्रेंडली चीजें थी, क्योंकि जो बाकी पार्ट ऑफ कंट्री में चीजें हो रही थी वो इससे कहीं ज्यादा सीरियस और वायलेंट थी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं मद्रास किंगडम का, तो वहाँ तेलुगु बोलने वाले और तमिल बोलने वाले लोग वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे एक डिफरेंट किंगडम की, खासकर जो आंध्रा किंगडम फॉर्म होने की। ये चीजें इतनी सीरियस और वायलेंट हो गई थी कि पोट्टी श्री रामलू ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे ताकि आंध्रा एक क्रिएशन ऑफ स्टेट किया जाए तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए। और नेहरू गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करें, क्योंकि नेहरू गवर्नमेंट को लगता था कि इससे डिवीजन और बढ़ जाएगा, और अगर लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवीजन शुरू कर देंगे तो पूरे देश में ही डिवीजन करना पड़ेगा। और यही रीजन था कि वो पंजाब को भी डिवाइड नहीं करना चाहते थे। लेकिन पोटी रामालू इनकी हंगर स्ट्राइक में डेथ हो जाती है और चीजें फिर वायलेंट हो जाती हैं, और ऐसी सिचुएशन बहुत सारे किंगडम्स में क्रिएट हो जाती है। आप ये कह सकते हो कि ऑल इंडिया क्रिएट हो जाती है। तो फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बहुत ही मजबूरी बन जाती है नेहरू गवर्नमेंट की करने की, और वहीं फिर पंजाब का डिवीजन होता है हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और पंजाब में, और चंडीगढ़ बनती है सेंट्रल यूनियन टेरिटरी। यहां तक रिलीजन के बेसिस पे शायद ही कोई वायलेंट या फिर कोई ऐसी डिस्कशन हुआ होगा, यहाँ चीजें रिलीजन के बारे में नहीं हो रही थी। अब आता है 1985 का अनफॉर्चुनेट इलेक्शन। मैं अनफॉर्चुनेट ही मानता हूँ, क्योंकि वहां एक पॉलिटिकल पार्टी ने जब उसको देखा कि पंजाब में अकाली दल सिखों को रिप्रेजेंट करता है और जो पूरा होल्ड है पंजाब पे वो अकाली दल का ही है, वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि वहां पे थोड़ा इंटरफेरेंस हो, हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारी भी सीट्स हो। इस चक्कर में जन्म होता है जरनैल सिंह भिंडरावाले का, जिसे क्रिएट करती है वही पॉलिटिकल पार्टी। अब उस पॉलिटिकल पार्टी की विश होती है कि अगर कोई इंसान जाके हिंदुओं को थोड़ा धमकाएगा, डराएगा, उस टाइम पे वो पॉलिटिकल पार्टी जाके उन हिंदुओं के सेवियर बन जाएगी और फिर वहां पे उनकी भी जो है इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। लेकिन जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी प्लान करती है चीजें वैसे जाती नहीं है, बातें उनके हाथ से निकलने लग जाती हैं, और फिर होता है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद के जितने भी आगे पीछे के इंसिडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थे, और ये चीज़ इंडियंस को समझ लेनी चाहिए। जो भी इंडियंस जिस पार्ट ऑफ लैंड में इंडिया में रहते हैं उन्हें ये समझ लेनी चाहिए कि सिखों ने पार्टीशन में भी सेक्रीफाइस किया जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिशियंस। सिखों ने 84-83 यहाँ भी सेक्रीफाइस किया जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिशियंस। तो ये एक सच्चाई है कि सिखों के साथ गलत हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस। लेकिन साथ में ये भी समझना जरूरी है
कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट थे ये उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे, और ये सिर्फ एक या दो जगह पे नहीं हुए थे, ये बहुत जगह पे इन चीज़ों का मैनिपुलेशन हुई थी। बहुत सारी कम्युनिटीज़ को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। एक एग्जाम्पल तो बड़ा ही प्रिवलेंट है कि जब गांधी जी की डेथ हुई और बहुत जल्दी में कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया नाथुराम गोडसे का नाम और सारा कुछ बता दिया कहाँ क्या कम्युनिटी क्या है, तो उस टाइम पे जो चित्तपवन ब्राह्मण्स थे महाराष्ट्र में, उनको बेचारों को घर से बाहर निकाल के मारा गया, पीटा गया। जो भी आपको पता है राइट्स में क्या क्या होता है वो सारा कुछ हुआ, उनके घर जला दिए गए। और उसमें ऐसे लोग भी थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की थी गांधी जी के साथ। तो जो सिखों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की गलतियों की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ, वो शायद इंडिया में शायद किसी और कम्युनिटी ने ना झेला हो, पर ऐसा नहीं है कि बाकी कम्युनिटीज़ के साथ गलत नहीं हुआ। चाहे आप नक्सलाइट्स की साइड चले जाओ तो आपको अलग अलग स्टोरी सुनने को मिल जाएंगी, चाहे आप किसी भी नॉर्मल से स्टेट में चले जाओ आपको चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। एंड टू बी ट्रू, जब मेरे से लोग कहते हैं कि तू एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना हेट क्यों करता है, तो सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ द ऐसी प्रॉब्लम्स में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार थी। 83-84 के इंसिडेंट के बाद ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि खालिस्तान जैसी कोई चीज़ फॉर्म नहीं हो सकती। एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जब पॉपुलेशन पंजाब के अंदर इतनी डाइवर्स हो तो खालिस्तान का एग्जिस्टेंस बहुत ही अजीब सा सवाल हो जाता है। 83-84 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद सारे मामले शांत होने शुरू हो गए थे, लेकिन वहाँ एंट्री होती है फॉरेनर्स की, फॉरेन कंट्रीज़ की। अमेरिका की CIA, चाइनीज़ ISI सब ने एंट्री लेना शुरू कर दिया, और अमेरिका ने वही किया जो वो हमेशा से करता है, दूसरे के स्टेट्स में जाकर इंटरफेयर करना अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। गुरवंत सिंह पन्नू, जिसे इंडिया ने अमेरिकन बेस्ड टेररिस्ट घोषित कर दिया है, ही इज अ CIA क्रिएटेड एसेट। आगे जो मैं चीजें बताऊंगा, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत ईजिली चीजें समझ में आ जाएंगी। साल 2016 में ब्रिक्स की समिट में इंडिया रशिया के साथ एग्री करता है एक डील साइन करने की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जिसमें वो रशिया के S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स को खरीदेगा। अब इस पे अमेरिका को बहुत बुरा लग जाता है और वो जैसे तैसे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है इंडिया पे। अमेरिका लगातार थ्रेटन करता रहता है कि बहुत सारे सैंक्शंस पुश कर दिए जाएंगे, और ये कुछ सालों तक चलता है जब तक फॉर्मली चीजें साइन नहीं होती। पहले जो हुआ था वो एक एग्रीमेंट था, लेकिन वो फॉर्मली साइन नहीं हुआ था। 2018 आने तक अमेरिका को समझ में आ गया था कि इंडिया पीछे नहीं हट रहा है, तो सिचुएशन कुछ ये थी कि अमेरिका ने अपने लॉज ही चेंज कर दिए। नॉर्मली अमेरिकन लेजिस्लेशन में ये एक रूल सा है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ कोई बड़े ट्रांजेक्शंस करता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अमेरिका में चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, वहाँ पे बहस होती है पॉलिटिशियंस के बीच में, और ये डिसाइड करा जाता है कि इंडिया पे अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगाएगा। इवन आफ्टर के इंडिया ने फॉर्मली रशिया से 2018 में जो $5.3 बिलियन के आसपास की डील थी वो साइन कर ली थी S-400 मिसाइल्स के लिए। अमेरिका को ये अच्छे से समझ में आ गया था कि इंडिया अब झुकने वाला कंट्री नहीं है। इंडिया डील साइन करता है। 2019 तक ये शॉर्ट हो जाता है कि इंडिया जो है वो मिसाइल्स खरीद रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? अमेरिकन मिसाइल्स भी हैं जो पैट्रियट के नाम से चलती हैं, इंडिया वो नहीं खरीद रहा था, इंडिया S-400 खरीद रहा था। उसका सिंपल सा रीजन था, बहुत ही बेसिक सा, कि S-400 जो मिसाइल्स थी वो वे मोर एडवांस्ड थी पैट्रियट से, स्पीड के मामले में भी। और जैसे पैट्रियट मिसाइल्स है उन्हें 25 मिनट लगता था सेटल डाउन होने में, मतलब एक्टिवेट होने में, और जो S-400 है उसे सिर्फ 5 मिनट लगते थे। तो काफी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया S-400 ही खरीद रहा था। अब यहाँ पे अमेरिका ने कोई सैंक्शंस नहीं लगाया, चीजें ऑफिशियली कोई भी ऑफिशियली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसए सिंपली चीजों को जाने दे। यहाँ पे यूएसए का शुरू होता है अनऑफिशियल चीजें। आप डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करो, 2018 में जाके ये फॉर्मली साइन होती है और 19 में ये सारा कुछ काम शुरू हो जाता है। और उसके जस्ट बाद आता है रेफरेंडम 2020। बाय हुम? बाय सिख फॉर जस्टिस। कौन उसे लीड कर रहा था? गुरवंत सिंह पन्नू। ये जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2014 में, इससे पहले 2014 में ये कर क्या रहे थे? ये ह्यूमन राइट वायलेशन का केस फाइल कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगेंस्ट। मतलब सीधे ह्यूमन राइट वायलेशन का केस फाइल कर रहे थे 2014 में, और सीधे 2020 में रेफरेंडम 2020। यहाँ मैं अपने सिख भाइयों से ये चीजें समझाना चाहता हूँ कि चीजें ऐसे नहीं चल रही हैं कि लोगों में एकदम से जोश आ गया या लोगों में एकदम से अवेयरनेस आ गई। ये चीजें करवाई जा रही हैं। और आगे सुनो आप, रशिया यूक्रेन पे इन्वेड करता है 2022 फरवरी में। इंडिया किसी की भी साइड लेने से एब्सटेन कर देता है, मना कर देता है, और यहाँ फिर से यूएसए और ब्रिटेन और यूरोप का प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है इंडिया पे कि वो कोई साइड नहीं ले रहा। दे आर द फासिस्ट्स, दे आर द मोनार्क्स, मोदी इज टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। मोदी के अगेंस्ट जितना भी प्रोपेगेंडा है वो शुरू हो जाता है। अगेन सेम प्रोसेस शुरू होता है, इंडिया पे सैंक्शंस लगाने की थ्रेटनिंग दी जाती है, सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा। होता कुछ नहीं है, कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाते, और फिर से वो सारे ऑफिशियल अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। अब जब ऑफिशियल अटेम्प्ट्स फेल होते हैं तो फिर से
से अनऑफिशियल अटेम्प्ट शुरू हो जाते हैं। सितंबर 2022 में लैंडिंग होती है अमृतपाल सिंह की दुबई से। आप टाइमिंग देखो, फरवरी 2022 में ये रशिया इन्वेड करता है, पूरी ट्राई कर जाती है ऑफिशियली चीजों को करने की, इंडिया में प्रेशर क्रिएट करने की, लेकिन जब क्रिएट नहीं हो पाता तो सितंबर 2022 में अमृतपाल एकदम से प्रकट हो जाते हैं। इसे समझने के लिए ज्यादा कॉमन सेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बड़ा ही इजीली समझ में आ जाएगा कि एक इंसान जो अभी कुछ दिन पहले सेल्फियां ले रहा था, वो इंसान सीधे आई सर्जरी वगैरह करा के इंडिया में लैंड करता है और सीधे एक अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब दे उसका हेड बन जाता है। मतलब आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप कितने भी तगड़े एक्सपर्ट हो, एक किसी भी एक सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका अच्छा काम करने में नाम है, जिसे अच्छा माना जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक अच्छी पोस्ट में पहुंचने में भी कई साल लग जाते हैं, लेकिन सीधे कुछ ही महीनों में बंदा टॉप पे पहुंच जाता है। चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि जो फॉर्मर लीडर दीप सिद्धू हैं, स्वर्गीय दीप सिद्धू, उनकी फैमिली को भी पता नहीं चलता कि ये चीजें इतनी जल्दी कैसे हो गई। एक चीज कंक्लूसिवली बड़ी आसान है यहाँ समझने में कि जब जब इंडिया अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जब जब इंडिया रशिया से कुछ खरीदेगा, फ्रांस से कुछ खरीदेगा, तब तब ऐसी चीजें क्रिएट होंगी, फंडिंग स्टार्ट होगी। और मेरी सिख भाइयों से गुजारिश है कि चीजों को जितना हो सके उतनी क्लैरिटी से देखने की कोशिश करें। इसके साथ में और भी काफी सारी बातें रह गई, जैसे हरदीप निज्जर, चाइनीज का क्या रोल है, पाकिस्तानी ISI का क्या रोल है। ये वैसे मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया है, अगर आप चीजें डॉट्स कनेक्ट कर लो और पढ़ लो अच्छा खासा, तो आप भी ये जो मैंने बोला है ना, ये चीजें खुद ही क्रिएट कर लोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लोगों को अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया, तो मैं ये चीजें भी क्लियर करूंगा जो मैंने अभी बताया ना कि हरदीप निज्जर और बहुत सारी स्टोरीज हैं, चाइनीज, ISI। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वी विल हैव अ पार्ट 2।